आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत। ये है इंडिया दिस वीक, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की सबसे अहम और चर्चित खबरें, चुनिंदा खबरें, वो भी बिल्कुल बेबाक और तथ्यों के साथ। मैं हूं अमन कामले और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो सामाजिक ताने बाने को हिलाकर रख देने वाला है। उत्तर प्रदेश के एटा में दलित और ठाकुर समाज के बीच तनाव की एक नई कहानी सामने आई है। इस बार मामला जरा उल्टा है, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर इस टकराव की जड़ में क्या है। तो चलिए इस पूरे मामले को डिकोड करते हैं डेटा और तथ्यों के साथ। जानते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर थाना क्षेत्र में जैनपुरा गांव में रविवार को श्रीमद् भागवत कथा के लिए निकल रही कलश यात्रा को लेकर विवाद हो गया। इस यात्रा को ठाकुर समाज द्वारा आयोजित किया गया था, लेकिन दलित समुदाय, खासकर जाटव समाज ने इसे अपने मोहल्ले से गुजरने से इनकार कर दिया, रोक दिया। हंगामा इतना बढ़ा कि मौके पर पुलिस को पहुंचना पड़ा। करीब 2 घंटे की बहस और तनाव के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर यात्रा को पूरा करवाया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस विवाद की जड़ में क्या था। दलित समुदाय का कहना है कि 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती पर उनकी शोभा यात्रा को ठाकुर समाज ने रोक दिया था। दलित समुदाय ने इसे अन्याय के तौर पर देखा। उनका कहना था कि अगर हमारी शोभा यात्रा को अनुमति नहीं मिली तो ठाकुर समाज की कलश यात्रा को हमारे मोहल्ले से क्यों गुजरने दिया जाए। ये एक पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई थी जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। तो ये मामला इतना खास क्यों है? सदियों में शायद जो है ये इस तरह का एक अनोखा मामला है। अगर आप भारत के सामाजिक ढांचे को समझते हैं तो जानते हैं कि जातिगत तनाव कोई नई बात नहीं है। आए दिन खबरें आती है कि दलितों की बारात रोकी गई, उनके साथ मारपीट हुई या उनके धार्मिक आयोजन में बाधा डाली गई। अब उदाहरण के लिए जो रिसेंट कुछ घटनाक्रम था वही हम देखते हैं कि बुलंदशहर में दलित बारात पर ठाकुरों ने हमला किया और डीजे बजाने पर आपत्ति जताई। मेरठ में दलित बारात को रोकने और मारपीट का आरोप लगा। महोबा में दलित दूल्हा दुल्हन को चप्पल पहनने पर पीटा गया। तो ये कुछ रिसेंट घटनाएं थी जो एट्रोसिटीज थी दलितों के अगेंस्ट में। तो देखो, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक पैटर्न है जो सदियों से नहीं कई सालों से चला आ रहा है। कुछ समुदाय जो खुद को श्रेष्ठ मानते हैं दूसरे के अधिकारों को दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो दलितों की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति हो, उनकी धार्मिक आज़ादी हो या फिर उनकी आवाज़ को बुलंद करने का कोई भी जरिया हो। हर बार उसे कुचलने की कोशिश जो है ये सामंतवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी लोग करते हैं। और ये सिर्फ दलितों तक सीमित है ऐसा भी नहीं है। हिंदू मुसलमानों के बीच भी कई बार हम तनाव देखते हैं, जुलूस रोके जाते हैं। कई बार मस्जिदों के सामने कई जो लोग हैं वो नाचते हैं, यात्राएं बाधित हो जाती हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि दलित समुदाय ने उसी भाषा में जवाब दिया, यानी ठाकुरों की भागवत कथा की यात्रा को रोका। तो ये एकदम खबर बन गई। क्यों? क्योंकि एक चेतावनी है, ये एक संकेत है कि अब लोग चुप नहीं रहेंगे। पहली बार दलित समुदाय ने ठाकुरों की धार्मिक यात्रा को रोका। मुझे लगता है कि ये एक तरह का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इन दिनों में ये पहली ऐसी घटना है कि जो सामाजिक समीकरणों को बदल सकती है। ये घटना एक चेतावनी है। अगर समानता और संवैधानिक अधिकारों की बात नहीं मानी गई तो समाज का कमजोर तबका भी अब चुप नहीं रहेगा, वो भी सामने आएगा। तो ये एक जागने का समय है। और मुझे लगता है कि जो अपने आप को बहुत ज़्यादा अहंकार से ग्रसित है, जो लोग जिनमें श्रेष्ठ भाव बोध है, अगर अब भी वो नहीं बदले, अब भी उनके अंदर का जो अहंकार और जातिगत श्रेष्ठता का जो भ्रम है उसी भ्रम में जीते रहे, तो उससे क्या हासिल होगा? इससे नुकसान किनका होगा? इससे नुकसान तो उनका ही होगा। तो जल्द से जल्द उन्हें बदलने की आवश्यकता है। तो इस पूरे मामले में हमें क्या सीखना चाहिए, हमें क्या समझना चाहिए? बात यह समझनी चाहिए कि बराबरी सिर्फ किताबों में लिखी बात नहीं है। यह एक ऐसा उसूल है जिसे हम अपने व्यवहार में, अपनी सोच में और अपने समाज में से उतारना होगा। संविधान हमें समान अधिकार देता है, लेकिन उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए
इस घटना को एक सिर्फ खबर की तरह न देखें, इसे एक ऐसे मौके की तरह देखें जो खुद को बदलने का, समाज को बेहतर बनाने का एक माध्यम है। और मुझे लगता है कि अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो आप अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर आवाज़ उठाएँगे और हम सब मिलकर ये जो घृणित मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता है, श्रेष्ठता का बोध है, उच्च-नीचता का भाव है, इसे मिटाने की कोशिश करेंगे। तो इस पे कई लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन आपकी क्या राय है ये आप बिल्कुल बताइए कि ये जो कदम दलित समुदाय ने उठाया, क्या ये कदम जायज़ था? क्या इससे सामाजिक तनाव बढ़ेगा? आप अपनी जो राय है वो हमें ज़रूर बताइए। अब दूसरी खबर की ओर हम रुख करते हैं और अब बात करते हैं भारत के रक्षा क्षेत्र की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में हो रही देरी पर चिंता जताई। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। रक्षा के जो तज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि प्रोजेक्ट्स में सालों की देरी और लंबा गैप भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चिंता का सबब है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब देखिए, कल ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने एक सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चीन की मदद से भारत के 5 हवाई जहाज गिराए। इतना ही नहीं, उन्होंने राफेल डील में करप्शन की बात कही और कहा कि जब तक पीएम मोदी पीएम पद पर बने रहेंगे, इसकी जांच नहीं होगी। दोस्तों, ये बयान कितना सच है, कितना झूठ, ये तो जांच का विषय है। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो भी सत्ताधारी दल के जो सांसद हैं, उनके माध्यम से लग रहे हैं, तो सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण क्यों नहीं आता? क्या आपको नहीं लगता कि रक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पारदर्शिता होनी चाहिए? आप इस पर भी अपनी राय जरूर बताइए। अब बात करते हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की। जहां सियासत के रंग बदलते हैं और सवाल उठते हैं, क्या सच है, क्या झूठ, इसी पे ये बात है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी एक बार फिर यूपी और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव की कमान संभालेंगी। कुछ न्यूज चैनल्स ने कहा कि आकाश आनंद के मुताबिक टीम बनेगी। उनके मुताबिक जो है बसपा के संगठन में फेरबदलाव हो गए, लेकिन ये सब बातें जो है बेबुनियाद है। बसपा की तरफ से ऐसा कोई स्टैंड नहीं है। बसपा अध्यक्ष मायावती के निगरानी में ही यूपी और उत्तराखंड में बसपा का रणनीतिक अभियान शुरू होगा। आकाश आनंद केवल सभाएं करेंगे और बहन जी को रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अब चूंकि यूपी के चुनाव नजदीक है, अब कहानी में जरा ट्विस्ट है। दिल्ली के लोधी स्टेट का वो सरकारी बंगला जो बसपा अध्यक्ष मायावती को राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष के तौर पर मिला था, उसे उन्होंने 20 मई को खाली कर दिया। कहा यह गया कि वहां पे बगल में एक स्कूल है, उससे काफी डिस्टर्ब होता है। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है कि मायावती अब 5 सरदार पटेल मार्ग पे शिफ्ट हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि बसपा अध्यक्ष मायावती ने बंगला क्यों छोड़ा? बसपा सूत्र बता रहे हैं कि फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया, मगर क्या ये इतना सीधा साधा है जितना बताया जा रहा है, या इसके पीछे कोई और रणनीतिक चाल है? जो बसपा के विरोधी है वो तो ताने मारने में जुट गए हैं, कह रहे हैं कि बसपा का राष्ट्रीय दल का दर्जा अब खतरे में है। और सवाल भी उठ रहे हैं, क्या मायावती की सियासी ताकत कमजोर पड़ रही है, या फिर ये कोई बड़ा दाव है जो मायावती खेल रही है? लखनऊ के 9 मॉल एवेन्यू से बसपा की सक्रियता अब बढ़ाने की बात हो रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव तक मायावती जी क्या गुल खिलाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, जब भी बसपा अध्यक्ष मायावती मैदान में उतरती है तो सियासत में भूचाल आ जाता है। तो सवाल यह है कि क्या मायावती का यह कदम बसपा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, या फिर यह सिर्फ एक सियासी दाव है जिसका असर 2027 में दिखेगा? आप क्या सोचते हैं, इस पर अपनी राय हमें जरूर दें। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सियासत की, जहां आगामी लोकल बॉडी चुनाव को लेकर हलचल मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 माह के भीतर चुनाव कराने का फरमान सुना दिया है और अब प्रदेश में जो है सियासी पारा लगातार चढ़ने लगा है। लेकिन रुकिए,
इस बार भी कहानी में एक नया ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट फिर से लाया है वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष तथा नेता प्रकाश अंबेडकर ने। जी हाँ, प्रकाश अंबेडकर ने धाराशिव में मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कह दिया कि उनकी पार्टी बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। आपने सही सुना, बीजेपी को छोड़कर किसी भी दल के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी गठबंधन कर सकती है, बीएसपी के साथ भी, यानी दरवाजे खुले हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये बयान महाविकास आघाड़ी को या अन्य घटक दलों को कोई संदेश है या फिर से प्रकाश अंबेडकर जी की ये नई सियासी चाल है। अब जरा गौर कीजिए, प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि उनकी पार्टी लातूर और धाराशिव में पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर चुकी है। पार्टी के स्तर पर अभी समीक्षा होगी और फिर रणनीति तय होगी। लेकिन दोस्तों, ये जो कहा जा रहा है ये इतना सीधा साधा नहीं है जितना दिख रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में गठबंधन का ये खेल बड़ा पेचीदा है। एक तरफ महाविकास आघाड़ी है जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है, और अब सबकी निगाहें इस गठबंधन पर टिकी है कि क्या वो प्रकाश अंबेडकर का नए ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। क्योंकि इससे पहले उद्धव ठाकरे ने बीएमसी इलेक्शन के लिए वीबीए के साथ अलायंस किया था, लेकिन तब इलेक्शन नहीं हो पाया था। अब वो इलेक्शन होने वाला है। आपको याद होगा कि अभी कुछ महीने पहले ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी, अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का गठबंधन जीत के बाद फूले नहीं संवारा, और अब निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है। ऐसे में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। हर दल अपने एजेंडे को चमकाने में जुटा है और प्रकाश अंबेडकर का ये जो स्टेटमेंट है ये भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो सवाल यह है, क्या प्रकाश अंबेडकर का ये बयान महाविकास आघाड़ी के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि सबसे बुरे दौर में महाविकास आघाड़ी इस वक्त है, या फिर ये भी एक सियासी ड्रामा है जो चुनाव से पहले वोटरों का ध्यान खींचने की कोशिश है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के बिना कोई नया गठबंधन महाराष्ट्र की सियासत को दिशा दे पाएगा? जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन तब तक आप हमें बताइए कि आप इस जो सियासी दांवपेच है इस पर क्या सोचते हैं। अब अंतिमतः बात करते हैं भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद की। आजाद ने खुले मंच से, आगरा के खुले मंच से पुलिस को सीधी चुनौती दे दी। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले इस शहर की पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे एक्टिविस्ट को, हमारे साथियों के साथ बदसलूकी की। एक पुलिस वाले ने तो हद कर दी, हमारे कार्यकर्ता को लात मारी, दूसरे से भी पिटवाया। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। चंद्रशेखर ने उस पुलिस अधिकारी को खुले तौर पर चेतावनी दी। कहा, जिस जातीय घमंड में तुमने ये किया उसका हिसाब लिया जाएगा, तुम्हें आड़े हाथों लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ये केवल एक धमकी है या फिर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत है? क्या ये उस सिस्टम के खिलाफ बगावत है जो सालों से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को दबाते आया है? चंद्रशेखर यहाँ नहीं रुके। उन्होंने जो सम्मेलन आयोजित किया था उसमें साफ साफ कहा कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड भाइयों जो सफाई का काम करते हैं वो ये काम छोड़ दें, ये काम उनको दे दो जो अपने आप को बहुत शुद्ध समझते हैं। दोस्तों, एक सीधा तंज है उस मानसिकता पर जो जाति के नाम पर समाज को बांटती है। चंद्रशेखर ने कहा, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, सांसद या विधायक बनो, देश की नीतियां बनाओ, गरीबों को न्याय दिलाओ। लेकिन दोस्तों, बात यही खत्म नहीं होती। चंद्रशेखर ने बसपा पर भी निशाना साधा। जब उनसे मायावती और बसपा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिना हिचक कहा, बसपा को चिंता करने की जरूरत नहीं, हम वही काम कर रहे हैं जो बहन जी ने शुरू किया था, लेकिन जो कहीं ना कहीं रुक गया। ये संदेश है? क्या चंद्रशेखर आजाद अब दलित और पिछड़ों वर्गों की नई आवाज बनने जा रहे हैं? और उनका वो बयान, हम एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, जैन सबको साथ लेकर चलेंगे, ये साफ इशारा है कि उनकी आजाद समाज पार्टी राज्य में एक नए गठजोड़ की तैयारी में है, जो गठजोड़ पॉलिटिकल नहीं होगा बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को साथ में लेकर होगा। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या चंद्रशेखर का ये बयान सिर्फ एक भावुक भाषण है या फिर एक नई सामाजिक क्रांति की शुरुआत है? क्या पुलिस और सिस्टम उनकी इस चुनौती का जवाब देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समाज अब उस बदलाव के लिए तैयार है जिसकी बात चंद्रशेखर कर रहे हैं?
आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।